फाइन फाइन, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक्स फॉर अपडेटिंग, नाउ इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ठीक है फाइन, ओके, सो लेट अस मूव अहेड नाउ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सी हम लोग देख रहे थे एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे थे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री होती है वो अलग होती है। अब हम जरा देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है एवरीबॉडी, एटॉमिक रेडियाई फॉर, क्या डाउट है आर्यन? आर्यन व्हाट इज योर डाउट? आर्यन व्हाट इज योर डाउट? क्या डाउट है आर्यन, प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या डाउट है? What are ultimate and pre-ultimate shells? Ultimate मतलब last, nth shell is ultimate, and pre-ultimate or penultimate is n-1th shell. ठीक है फाइन, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अल्टीमेट इज nth shell, जो वैलेंस शेल है दैट इज अल्टीमेट, वो लास्ट है, एंड प्री-अल्टीमेट और पेनअल्टीमेट इज n-1th shell, दैट इज सेम, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नाउ कमिंग टू एटॉमिक रेडियाई फॉर डी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर, सबसे पहले हम लोग डी स्टार्ट करते हैं। तो 3D सीरीज की बात करते हैं सबसे पहले। टॉकिंग टू अबाउट 3D सीरीज, जो सबसे पहला एलिमेंट आता है स्कैंडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s 2 3d1। फिर टाइटेनियम क्या आता है, आर्गन 4s 2 3d2। नेक्स्ट क्या आता है बताओ एवरीबॉडी? नेक्स्ट वेनेडियम, आर्गन 4s 2 3d3। व्हाई आर वी राइटिंग दिस? देयर इज अ रीजन व्हाई आर वी राइटिंग दिस। ठीक है, क्रोमियम क्या होता है एवरीबॉडी बताइए, एवरीबॉडी क्या होता है? 4s1 3d5। नेक्स्ट क्या आता है? मैंगनीज क्या होता है बताओ? 4s2 3d5। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? आयरन 4s2 3d6। फिर नेक्स्ट क्या आएगा एवरीबॉडी? कोबाल्ट, ये आएगा 4s2 3d7। फिर क्या आएगा? निकल 4s2 3d8। फिर आएगा क्या? कॉपर एंड देन जिंक। एंड फाइनली जिंक आएगा, राइट? अच्छा, सी इज देयर एनी रीजन व्हाई हैव वी रिटन दिस? इसका कोई मतलब होगा हमने इसको क्यों लिखा है? देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई वी हैव रिटन दिस। तो यदि हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, नई चीज आ जाती है कि यहाँ पर नया चीज क्या आता है? डी एंड एफ ऑर्बिटल्स स्क्रीन वेरी लेस। ये सबको पता है ना, डी और एफ ऑर्बिटल जो है वो स्क्रीन काफी कम करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि शील्डिंग और पेनिट्रेशन दोनों एस में सबसे ज्यादा होता है, फिर पी में होता है, फिर डी, और सबसे कम में होता है एफ ब्लॉक में। इज दैट क्लियर? ये तो सबको पता है। ओके, अब जरा यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखो, डी ऑर्बिटल यानी ये सारे ऑर्बिटल स्क्रीनिंग तो कम ही करते हैं, राइट? ये सारे ऑर्बिटल स्क्रीनिंग कम करते हैं, इसको उतना स्क्रीन नहीं करते ये सारे। ये सबको समझ में आ रहा है? ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो इसको उतना स्क्रीन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब एक बात जरा ध्यान देते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे 3d1 है, 3d1 राइट, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक अनपेड। यहाँ 3d2, यहाँ 2 अनपेड,
यहाँ 3d3, यहाँ 3 अनपेयर्ड, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे भी 5 अनपेयर्ड, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड एवरीबॉडी? 4 अनपेयर्ड, यहाँ 3 अनपेयर्ड, यहाँ 2 अनपेयर्ड, ठीक है। और इनमें नो अनपेयर्ड, करेक्ट। इन दोनों में नो अनपेयर्ड। And now why are we writing this? ये बताओ, इसको लिखने का क्या वजह है? तुम्हें पता है कि जैसे 3D अंदर होगा और 4S तो बाहर वाला शेल है, और स्क्रीनिंग और शील्डिंग जो है हम शेल में देखते हैं। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी 3D एक्चुअली में तो थर्ड शेल में लाइक करता है ना, 4S तो थोड़ा बाहर होगा। 4S को हम नजदीक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके एंटी नोड्स ज्यादा होते हैं, और पहला इसका एंटी नोड 3D के पहले आ जाएगा। ये तो सबको पता है ना, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। 4S के एंटी, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसका पहला एंटी नोड हो सकता है यहाँ आ जाए, और इसका एंटी नोड थोड़ा दूर आएगा, एंड दैट इज व्हाई वी से कि 4S इज मोर, या फिर s ऑर्बिटल जो है दैट हैज मोर पेनिट्रेशन, है ना। लेकिन जो लास्ट शेल है वो तो 4 ही है ना एवरीबॉडी, लास्ट शेल तो 4 ही है। एवरीबॉडी से यस और नो। और ये थर्ड शेल है, दिस इज n इज इक्वल टू 4 और दिस इज n इज इक्वल टू 3। तो अब 4S को स्क्रीन करने वाले क्या है? जैसे हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो हम सिग्मा निकाल रहे थे, ये बात हमने पढ़ ली है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और वहां पे हम 3D तक लिख देते थे, उसके बाद 4S लिखते थे। तो ये वाले इसको स्क्रीन करते हैं, ये वाले इसको स्क्रीन करते हैं, ये इसको स्क्रीन करता है, और ये सारे अंदर ऑब्वियसली 4S को स्क्रीन करते ही है, ठीक है। एवरीवन, इज दैट क्लियर? क्या प्राइवेट चैट में तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो? यदि बंद नहीं भी किया तो क्या एक दूसरे से बात करते रहते हो? मतलब कई बार याद नहीं रहता है प्राइवेट चैट बात करना, मतलब नॉर्मल क्लासरूम में बच्चे बात करते रहते हैं, तो अभी भी क्या है, चालू रहता है एक दूसरे से बात करना। ओके, ठीक है, ओके फाइन। कमिंग टू दिस, तो देखो अभी क्या है, n इज इक्वल टू 3 वाली बात है। तो n इज इक्वल टू 3 यानी 4S को 3D स्क्रीन कर रहा है, ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी, 4S को 3D स्क्रीन कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो अब 3D स्क्रीन ज्यादा करेगा या 3D स्क्रीन कम करेगा एवरीबॉडी, ये बताओ। नॉर्मल जो स्क्रीनिंग करते हैं उसमें 3D से मतलब ज्यादा होगा 3D से स्क्रीनिंग, या 3D से कम होगा? कम होगा, राइट। 3D स्क्रीन करेगा। तो तुम जरा समझने की कोशिश करो, 3D वाले ऑर्बिटल जो हैं वो रिलेटिवली कम स्क्रीन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड 1, अनपेयर्ड 2, अनपेयर्ड 3, अनपेयर्ड 5, अनपेयर्ड 5, ठीक है। फिर अनपेयर्ड कम होने लगा, अनपेयर्ड 4, अनपेयर्ड 3, अनपेयर्ड कितना 2, और फिर अनपेयर्ड 0। समझ में आ रहा है? तो अब जरा एक बात बताओ, डी ऑर्बिटल में तो यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो स्क्रीनिंग ना के बराबर होगा, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो स्क्रीनिंग ज्यादा होगा, या अनपेयर्ड है तो स्क्रीनिंग ज्यादा होगा? एक कमरे में मान लो 2 लोग आ सकते हैं, और एक कमरे में तुमने एक बंदे को ही रखा है, तो वहां पे मान लो दोनों झगड़ने वाले हैं, मतलब दोनों को साथ में रखोगे तो मारपीट करेंगे। तो अब वहां पे एक बंदे को एक कमरे में रख रहे हो तो स्क्रीनिंग के चांसेस काफी कम है ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अब हम यहां से यहां तक बात करें तो तुम देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि यदि हम बात करें तो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान से सुनना, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव। ये समझ में आ रहा है? मतलब यदि एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिग्मा विल बी वेरी लेस, लेट्स से इट इज वेरी लेस when the electron are unpaired,
are unpaired in d orbitals. ओके एवरीबॉडी, ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? अरे डी ऑर्बिटल कम स्क्रीन करते हैं भावेश, ये बात तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना, डी ऑर्बिटल स्क्रीन कम करते हैं, इज दैट क्लियर और नॉट? तो जब डी ऑर्बिटल स्क्रीन ज्यादा कब करेंगे, जब पेयर्ड होंगे या अनपेयर्ड होंगे? एवरीबॉडी, अरे रिपेल कब करेंगे, पेयर्ड पोजीशन में या अनपेयर्ड में? पेयर्ड में ना। तुम देखोगे तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, यहां से यहां तक सिग्मा कोई खास नहीं बढ़ रहा, बट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या इस रीजन में, मतलब फ्रॉम स्कैंडियम टू टाइटेनियम, सॉरी मैंगनीज, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यहां समझने की कोशिश करो, फ्रॉम सी टू मिडिल ऑफ 3D सीरीज, मिडिल ऑफ 3D सीरीज में जहां पे मैंगनीज वगैरह आ रहा है, हो क्या रहा है, सिग्मा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट जेड इफेक्टिव में क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा है। तो सिग्मा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इस बात से सब लोग कन्विंस्ड हो, क्योंकि एक अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल ऑब्वियसली कम स्क्रीनिंग करता है, और यदि वो स्क्रीनिंग कम करेगा, वो तो सही बात है, स्क्रीनिंग कम करेगा ही, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, मतलब पेयर नहीं हो रहे हैं, तो स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ये बहुत कम होता है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो इसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोलते हैं। तो Z इफेक्टिव क्या होगा, Z माइनस सिग्मा, तो Z बढ़ रहा है और सिग्मा कांस्टेंट है, तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा एवरीबॉडी? तो Z इफेक्टिव increases and becomes maximum in the middle of 3D series, and becomes maximum, just a minute, in the middle of 3D series. Is that clear everybody? या नहीं समझ में आया? ये समझ में आया सबको या नहीं समझ में आया? भावेश क्लियर है? अब भावेश क्लियर है नहीं है? ओके, वैभव बोल रहा है क्लियर नहीं है। ओके, एनीबडी एल्स जिसको क्लियर नहीं है? ओके, यश को भी क्लियर नहीं है, फाइन। सी बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि तुम यदि, अच्छा यश एंड वैभव, तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि 3D सीरीज वाले स्क्रीनिंग कम करते हैं? यश एंड वैभव, तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि 3D सीरीज वाली स्क्रीनिंग कम करते हैं? ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब 3D सीरीज में भी जब पेयरिंग करोगे तो स्क्रीनिंग ज्यादा होगा, या अनपेयर्ड रखोगे तो स्क्रीनिंग ज्यादा होगा? मान लो तुम्हारे पास 4 कमरे हैं और उसमें 4 लोगों में 4 कमरों में 8 लोगों को रखना है। अब होता क्या है कि जब तुम एक कमरे में 2 लोग को रखोगे तो वो दोनों मारपीट करने वाले हैं, झगड़ने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो तुमने 4 कमरों में 4 लोगों को अलग अलग रखा है, ठीक है? तो अब बताओ उनमें झगड़ा होने का चांसेस कम है या ज्यादा है? कम है ऑब्वियसली। और मान के चलो उनके कमरे बंद हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो झगड़ा नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो उसी तरह से डी ऑर्बिटल्स वैसे ही स्क्रीनिंग कम करता है। और यदि तुम देखो कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, यानी मिडिल ऑफ 3D सीरीज तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ ही रहे हैं, ठीक है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो सिग्मा एक तरह से कांस्टेंट है, कोई खास रिपल्शन बढ़ नहीं रहा। डी ऑर्बिटल में यदि या फिर एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो इट डज नॉट मेक मच सेंस। इज दैट क्लियर? कमरे यानी शेल्स बोल सकते हो, ऑर्बिटल बोल सकते हो, वैसे ही समझाने के लिए मैंने यूज किया इसको। अभी समझ में आ रहा है यश या नहीं आ रहा? तो अब देखो क्या हो रहा है, मतलब स्कैंडियम से स्टार्ट करें और मिडिल ऑफ 3D सीरीज तक हम जाएं, तो हम स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं और मिडिल ऑफ 3D सीरीज तक हम जाते हैं। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, और डी ऑर्बिटल में स्क्रीनिंग तो तब स्टार्ट होती है जब पेयरिंग होता है। तो यहाँ तक तो अनपेयर्ड का ही सीन है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिडिल ऑफ 3D सीरीज तक, मिडिल ऑफ 3D सीरीज तक सिग्मा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। दैट क्लियर?
तो सिग्मा कांस्टेंट है, बट जेड तो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है ना। स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22 होता है, लाइकवाइज ये बढ़ता है, फिर 23, 24, 25 ऐसे बढ़ता है, राइट। यहां तक समझ में आया? तो अब खुद समझो कि सिग्मा कांस्टेंट है और जेड बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ेगा क्या? तो जेड इफेक्टिव बढ़ने लगता है और मिडिल ऑफ 3D सीरीज में मैक्सिमम हो जाता है। लिख लिया सबने? ओके। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? आफ्टर आफ्टर वर्ड्स उसके बाद क्या होगा बताओ? पेयरिंग स्टार्ट्स। इसके बाद तो पेयरिंग चालू हो जाता है ना। उसके बाद तो पेयरिंग चालू हो जाता है, तो सिग्मा बढ़ने लग जाता है। तो अब जेड इफेक्टिव जो है, अब जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड माइनस सिग्मा। अब सिग्मा भी बढ़ रहा है, तो अब तो स्क्रीनिंग आने लगेगा ना एवरीबॉडी। तो अब क्या होगा? सिग्मा डोमिनेट्स, सिग्मा डोमिनेट करने लग जाता है और जेड इफेक्टिव जो है वो कम होने लगता है। यदि हम जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव कुछ इस तरह का रहता है। इसमें परफेक्ट ट्रेंड नहीं है, परफेक्टली क्या होता है वो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक में। हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं। जेड इफेक्टिव को जेड के अगेंस्ट प्लॉट किया 3D सीरीज के लिए, ठीक है, तो कुछ इस तरह का आता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जेड इफेक्टिव को जेड के अगेंस्ट प्लॉट किया 3D सीरीज के लिए, तो कुछ इस तरह का आता है। यानी ये मिडिल ऑफ 3D सीरीज में मैक्सिमम होगा, फिर घटते जाएगा। तो रेडियस का क्या ट्रेंड होगा बताओ? रेडियस देखो क्या होगा एवरीबॉडी, रेडियस का क्या ट्रेंड होगा? रेडियस, रेडियस का क्या ट्रेंड होगा? आर होता है ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड इफेक्टिव। अब 3D सीरीज में तो एन कांस्टेंट है ना, तो आर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या होगा? ये 3D सीरीज बीच में मिनिमम होगा ना। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एन कांस्टेंट है क्योंकि हम सेम पीरियड में बात कर रहे हैं, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यहाँ मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ पे रेडियस मिनिमम हो जाएगा। राइट इट डाउन एवरीवन। इस पे किसी को डाउट है? क्रोमियम मैंगनीज उसके आसपास मैक्सिमम होगा, ठीक है। एवरीबॉडी रिटर्न? ओके। तो ये तो देखो अभी श्रेयस जो तुम पूछ रहे हो ना कि स्कैंडियम और जिंक में किसका बड़ा होगा साइज, ये सवाल अभी रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज हम अभी क्लास 12 में जाएंगे तो ये बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं। इट इज नॉट रिलेवेंट टू आस्क दिस क्वेश्चन राइट नाउ, बट हाँ रिलेटिवली स्कैंडियम बड़ा होता है जिंक से। तुम यदि सवाल पूछ रहे हो, बट इट इज नॉट समथिंग विच वी कैन आंसर राइट नाउ, है ना। बट रिलेटिवली स्कैंडियम ही बड़ा होता है। श्रेयस रिटर्न? ओके। श्रेयस बोराडे, श्रेयस 3-4 श्रेयस है। श्रेयस बोराडे डन? फाइन, ओके। अभी देखिए क्या है, नेक्स्ट चीज हम बात कर लेंगे। अभी तो हम लोग 3D सीरीज की बात किए थे, 3D सीरीज का हमने बात किया था। फिर 4D सीरीज साइज में बड़ा होगा 3D से या छोटा होगा बताओ एवरीबॉडी? देखो साइज नॉर्मली 4D सीरीज का बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि नया शेल ऐड हो रहा है। अब हम बात करते हैं 5D की।
पहले 3D आया, फिर 4D आया, फिर 5D आया, फिर 6D आया। तो 5D सीरीज में आ जाता है 4FB और 6D में आ जाता है 5F सीरीज। अब होता क्या है, d ऑर्बिटल तक तो बात ठीक थी, स्क्रीनिंग लेस है, स्क्रीनिंग लेस। बट जब f ऑर्बिटल आ जाता है ना, तो f ऑर्बिटल्स स्क्रीन वेरी वेरी लेस, स्क्रीन वेरी वेरी लेस। ये स्क्रीन करते ही नहीं है बिकॉज उनके 3 लोब्स हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? f ऑर्बिटल्स स्क्रीन वेरी वेरी लेस। ठीक है एवरीबॉडी, f ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, स्क्रीन बहुत कम करते हैं। तो होता क्या है, कुछ एरियाज में तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं ना, कुछ एलिमेंट्स वो 4D सीरीज और 5D सीरीज के सेम रेडियस के होते हैं। तो इसलिए ऐसा देखा जाता है कि सिंस द स्क्रीनिंग ऑफर्ड बाय f ऑर्बिटल्स, एग्जाम के लिए तुम्हें जो कराया जा रहा है अभी ऑब्वियसली वो तुम्हें पढ़ना ही है ना। ये इनऑर्गेनिक में क्या होता है, क्वेश्चंस ट्रेंड के ऊपर होते हैं, तो ये तुम्हें ट्रेंड याद रखना है। ठीक है पार्थ? तो सिंस द स्क्रीनिंग ऑफर्ड बाय f ऑर्बिटल इज वेरी पुअर, ये बहुत बेकार होता है, देयरफॉर या वी कैन से सो द साइज ऑफ 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, 5D सीरीज को बोल सकते हो 4F सीरीज, इज ऑलमोस्ट इक्वल, इज ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे क्या है, जिरकोनियम है, ठीक है, और ये क्या है, हाफनियम। इनके साइजेस हैं, हैव साइजेस इक्वल टू 80 पिकोमीटर एंड 81 पिकोमीटर। मतलब इनका रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। एक्चुअली में रेडियस बढ़ना चाहिए था लेकिन कांस्टेंट है। सो दिस इज कॉल्ड lanthanide contraction, this is called lanthanide contraction because ये lanthanide वाला पहला सीरीज है ना 4F सीरीज, इसको बोलते हैं lanthanide contraction। everybody is that clear? सारे एलिमेंट्स के इक्वल नहीं होते बट हाँ कुछ एलिमेंट्स के इक्वल हो जाते हैं ऑलमोस्ट। वैसे तुम देखोगे अभी भी हाफ नियम बढ़ा ही है, यारी जरा निभा। तो 3D सीरीज के बाद जरा कहाँ है, 4D सीरीज में है। और उसके बाद आता है ना ला हफ्ता, तो हफ्ता इज हाफ नियम, वो कहाँ जाता है, वो आता है 5D सीरीज में। और ऑलमोस्ट इक्वल, दिस इज Zr4+, दिस इज जिरकोनियम 4+, आयन है ये, Zr4+, जिरकोनियम है ना। ला हफ्ता मतलब यारी जरा, वो निमोनिक याद है सबको, भूल गए? एवरीबडी याद है ना, यारी जरा निभा। और ये क्या है, ला हफ्ता। तो जरा और हफ्ता जो है उसमें हफ्ता वाला जो एलिमेंट है वो रिलेटिवली थोड़ा बड़ा है, बट दे आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनकी रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, तो रेडियस बढ़ना चाहिए था बट वो ऑलमोस्ट इक्वल है। सो दिस इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज लैंथेनाइड वाली सीरीज में ऐसा देखने को मिलता है। तो सिमिलर ट्रेंड जो है इट विल बी ऑब्जर्व्ड इवन इन केस ऑफ 5F सीरीज। एवरीवन इज दैट क्लियर? अरे यहां तक किसी को डाउट है? सिमिलर ऑब्जर्वेशन will be observed in case of 5F series or as well। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे actinide contraction। Similar observations are found in 5D या फिर 6D या फिर 5F series। It is known as, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं actinide contraction। ठीक है, मतलब क्या है, sizes of 5D and 6D series are almost equal।
ठीक है ना एवरीवन? आदित्य, हमने यही बात करी है कि बेसिकली साइजेस 4D 5D सीरीज के ऑलमोस्ट इक्वल है, बिकॉज एफ ऑर्बिटल्स बहुत कम स्क्रीन करते हैं, तो स्क्रीनिंग इतना कम हो जाता है कि साइजेस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ने चाहिए बट ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं, नॉर्मली बढ़ना चाहिए था बट बढ़ा नहीं, सो दैट इज व्हाई in case of 5D series we call it lanthanide contraction, in case of 6D series we call it actinide contraction. Everyone written? Everyone written? Not? Okay, चलो। तो अभी देखो क्या है, पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो चीज पढ़ेंगे, जो जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे, जनरल ट्रेंड, वो जनरल ट्रेंड ज्यादातर किसके लिए अप्लाई होता है? जनरल आबादी के लिए, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक का जो कहानी है ना, वो थोड़ा अलग होगा डी और एफ ब्लॉक का। तो जैसे हम बात बोलेंगे कि जनरली साइज बढ़ता है, राइट, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो ये किसके लिए वैलिड है? एस और पी के लिए वैलिड है। ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस कम होता है, ये किसके लिए वैलिड है? ये भी एस और पी के लिए वैलिड है। तो जब भी हम कोई जनरल ट्रेंड की बात करेंगे, जनरल ट्रेंड, तो वो एस और पी के लिए ही एप्लीकेबल होता है। डी और एफ ब्लॉक में चीजें अलग होती हैं, उसको हमें अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइन, अभी देखो कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला पीरियोडिक ट्रेंड हमने पढ़ा रेडियस, रेडियस पढ़ा ना एवरीवन? उसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है पता है? हमें पढ़ना है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तीन ट्रेंड पढ़ने हैं हमें। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं इसको, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। We can call it ionization energy, or we can also call it ionization enthalpy. Enthalpy is also energy. ठीक है, thermodynamics में पढ़ोगे what exactly is enthalpy. So can you define everyone what is ionization energy? Ionization energy का definition सुनो क्या है? ठीक है, it is the energy, it is the energy required to remove the most loosely bound electron, most loosely bound electron from an isolated neutral gaseous atom. ठीक है, एक सेकेंड, isolated neutral gaseous atom from the ground state. अरे ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हमने कुछ चीजें ऐड करी है यहाँ पे। What are the things that we have added? Most loosely bound electron, most loosely bound electron from an isolated neutral gaseous atom from the ground state. ये समझ में आया? Why have we added this? एक बात बताओ, मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, जैसे हम सोडियम को कन्वर्ट करते हैं Na+ में, सोडियम गैस कन्वर्ट किया हमने Na+ गैस और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब मान लो जैसे सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज n = 1, n = 2, n = 3। तो तुम जब हीट दोगे, एनर्जी दोगे, तो इलेक्ट्रॉन तो लास्ट शेल से ही निकलेगा ना एवरीबॉडी, इलेक्ट्रॉन तो लास्ट शेल से ही निकलेगा। तो अब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है ये हमें स्पेसिफाई नहीं करना है। तो जब हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगेगा उसकी बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? We are talking about the energy required to remove the most loosely bound electron, or you can say the valence electron. Obviously
द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, तो यहां तक की कहानी तो सबको समझ में आ गई होगी कि व्हाई हैव वी रिटन मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद बताओ न्यूट्रल से निकालोगे या फिर चार्ज से निकालोगे? जैसे Na से निकालना है, Na प्लस से निकालना है, या Na माइनस से निकालना है? न्यूट्रल से निकालना है ना। ओके, अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे है आइसोलेटेड। अच्छा, ग्राउंड स्टेट से निकालोगे या एक्साइटेड स्टेट से निकालोगे? एवरीबॉडी, ग्राउंड स्टेट से निकालोगे या एक्साइटेड से? ग्राउंड से निकालोगे। ओके, अब आइसोलेटेड क्यों लिखा है बताओ, कोई आइडिया लग रहा है आइसोलेटेड का क्या रीजन है? आइसोलेटेड मतलब समझते हो ना, अलग जिसको कर दिया जाए, जो किसी और के साथ इंटरेक्ट ना करे। सी एवरीबॉडी, कैन यू टेल मी कि आइसोलेटेड की बात हमने कही क्यों है? अरे देखो, समझने की क्या जरूरत है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मेटल का सरफेस है, तुम्हारे पास मेटल का एक सरफेस है ना, जैसे आयरन है, इसके बगल में आयरन है, इसके बगल में आयरन है, इसके बगल में आयरन है। तो ये सिस्टम को एनर्जी दोगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगा क्या? पहले तो खुद सोचो, एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगा क्या? वो एनर्जी गेन करके मेटल गर्म होने लगेगा, राइट? मेटल शीट विल स्टार्ट गेटिंग हीटेड। मेटल शीट विल अक्वायर एनर्जी, विल अक्वायर हीट, और हीट होगा, उसके बाद क्या होगा? ये मेल्ट होगा, फिर गैस में कन्वर्ट होगा। इज दैट क्लियर? ये सारी चीज होंगी। तो जो जो सिस्टम ऑफ एटम्स को हीट दोगे वो एक्चुअली में आयनाइजेशन में यूज होगा। एवरीबॉडी, जैसा खुद समझो, लोहे का एक रॉड है, उसको तुम गर्म करो, जैसे या एक काम करो, तुम एल्युमिनियम का पतीला चढ़ाते हो चूल्हे पे, तो इलेक्ट्रॉन उसमें आयनाइजेशन थोड़ी स्टार्ट हो जाता है, पतीला गर्म होता है, राइट? तो लाइक वाइज यदि तुम एक आइसोलेटेड एटम को हीट दोगे तो वो गर्म नहीं होगा, उसके केस में वो आयनाइजेशन एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वो यदि वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तुम देते हो तो आयनाइजेशन में जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर कि व्हाई हैव यू रिटन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। अब देखो, कोई चीज यदि आइसोलेटेड है तो वो गैस ही होगी, क्योंकि कोई अट्रैक्टिव फोर्स तो है नहीं। इज दैट क्लियर? फाइन, इसको लिख लो फिर। ओके, रिटन एवरीवन? ओके, जैसे मान लो तुमने एक मेटल को गर्म किया, जैसे तुमने लेट से मैग्नीशियम को हीट करना चालू किया, तो मैग्नीशियम सॉलिड पहले क्या कन्वर्ट होगा? सब्लिमेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई, हु इज बी? कैन यू नेम योरसेल्फ मिस्टर बी? देखो, पहले यदि तुम मैग्नीशियम को हीट करोगे तो मैग्नीशियम को हीट करने पे मेटल पहले मेल्ट होता है, फिर उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा किस में बताओ? बी, तुम भावेश हो क्या? Na प्लस की बात करेंगे पहले, वो रुक जाओ अभी। जैसे तुमने मेटल को हीट किया तो सॉलिड से लिक्विड होगा, फिर लिक्विड से गैस होगा। अब होगा क्या कि जैसे मान लो, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी या फिर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी या फिर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इस केस में जब हमने इसको डिफाइन किया, दिस इज सब्लिमेशन एनर्जी और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो इसके बाद यदि तुम और हीट दोगे, जब ये अलग हो गया है, सॉरी यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे हो जाएगा गैस। ये समझ में आया गैस क्यों होगा? तो गैस से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसका, तो ये वाला जो एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? तो एक जनरल मेटल के लिए बात करें तो जनरल मेटल के लिए, जैसे ये तुम्हारे पास मेटल सॉलिड है, तुमने इसको कन्वर्ट किया मेटल गैस में, और फिर ये मेटल प्लस गैस बन गया। तो अब यदि तुमसे पूछा जाए कि यदि ये वाली एनर्जी x1 है, ये वाली एनर्जी x2 है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बताओ?
एवरीबॉडी, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, मतलब प्रोग्रेस कर रहा है सॉलिड से गैस गया। आयनाइजेशन एनर्जी प्रथमेश बोलता है x1 प्लस x2, नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, x2 है, राइट। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है यहाँ पे इट इज सिंपली x2, ठीक है, इट इज ओनली x2। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इट इज नॉट x1 प्लस x2। दैट क्लियर? दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इन दी ग्राउंड स्टेट। और वैसे जो तुम भावेश पूछ रहे हो Na प्लस ग्राउंड स्टेट में है, तुमने डेफिनेशन इसका मतलब पढ़ा ही नहीं। Na प्लस क्या ग्राउंड स्टेट में है? उसका तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो आयनाइज स्टेट हुआ उसका। न्यूट्रल गैसियम एटम के लिए डिफाइन किया, वो न्यूट्रल भी नहीं है। ग्राउंड स्टेट ही क्यों? अच्छा एक बात बताओ, यदि तुमसे पूछा जाए कि अर्थ से, कि यदि अर्थ से फेंकें तो इतना एनर्जी दे के फेंकना है कि अर्थ के लेट से ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए, तो तुम कहां से डिफाइन करोगे? 10 किलोमीटर ऊपर से डिफाइन करोगे, या फिर जमीन के 10 किलोमीटर नीचे से डिफाइन करोगे, या फिर जमीन पे डिफाइन करोगे? भावेश ये बताओ। तो यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेट से ही डिफाइन करेंगे ना भावेश? ऑब्वियसली। फाइन, ये सबने लिख लिया क्या? ओके। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज, मतलब आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हीट देना पड़ता है, एनर्जी लगती है इस प्रोसेस में, सो दैट इज व्हाई इट इज एंडोथर्मिक। तुमसे कोई पूछे आयरन सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया आयरन प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इंथैल्पी है डेल्टा एच टी, क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी है? ये आयनाइजेशन एनर्जी है? नहीं, दिस इज सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है Fe गैस से Fe प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। इज दैट क्लियर? ओके, एक टर्म होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक टर्म होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे मान लो तुमने आयनाइज किया बाय गिविंग एन एडिशनल पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा वो वोल्टेज में भी वही आ जाएगा ना, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर। जैसे मान लो इफ आयनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ बताओ? आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा कितना? 13.6 वोल्ट। तो ये वही चीज है ना, उसको वोल्ट में दिखाते हैं। ओके, आगे बढ़ जाएं। हाइड्रोजन एटम के लिए जब हमने पढ़ा था तो वो आइसोलेटेड न्यूट्रल में पढ़ा था या फिर कंबाइंड में पढ़ा था एवरीबॉडी बताओ? उसको आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम और ग्राउंड स्टेट से ही तो डिफाइन किया था ना हमने। ओके फाइन। देखो हमारा टॉपिक क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, देखो कई बार होता क्या है, हमारा टॉपिक है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज।
देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं। सी मान लो एक मेटल है गैस फॉर्म में, उसको तुमने कन्वर्ट किया मेटल प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं IE1। IE1 क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। समझ में आया या नहीं आया एवरीबॉडी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा? IE2। उसी तरह से ये n प्लस है, ये Mn+1 प्लस है प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आएगा? IE, लेट से IEN। तो अब एक बात बताओ, जैसे हमने इसको ऐड करते गए, इसको हम सारे रिएक्शंस को ऐड करते गए, तो ये कटता जाएगा ना इस तरह से, तो तुम्हें मिलेगा मेटल गैस फॉर्म्स मेटल N+1 गैस प्लस N इलेक्ट्रॉन, सॉरी N+1 टाइम्स निकाला तो N+1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या आएगा? डेल्टा HT, ये आ जाएगा IE1 से लेकर के कहां तक? IEN+1 तक। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, IEN तक होगा, जस्ट मिनट। यहाँ पे ये एक यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर लो, इट विल बी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समेशन आई, ऑब्वियसली समेशन लिख सकते हो तुम। ठीक है ना एवरीवन? IE1 मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, IE2 का मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, IE3 का मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, लिख लिया था ना सबने? ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं कि IE1 इज लेस देन IE2 लेस देन IE3 एंड इस तरह से एंड सो ऑन। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्यों ऐसा होता है जरा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर तुम दूसरा निकालना चाहते हो, फिर तुम तीसरा निकालना चाहते हो। सो दिस इज IE1, दिस इज IE2 एंड दिस इज IE3। तो अब जरा समझने की कोशिश करो, इस प्रोसेस में Z इफेक्टिव क्या होता है? Z माइनस सिग्मा होता है। तो Z तो कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है ना एवरीबॉडी, बट सिग्मा क्या हो रहा है? सिग्मा घटने लग रहा है। तो Z इफेक्टिव क्या होगा एवरीबॉडी? Z इफेक्टिव बढ़ने लगेगा। समझ में आया नहीं आया? Z इफेक्टिव बढ़ेगा, तो जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस कम होगा, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा ना। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऑब्वियसली दिक्कत होगा। समझने के लिए कहा करो, मान लो एक बच्चे के पास 4 समोसे हैं, ठीक है, वो 4 समोसे खाने के लिए बैठा है, उसका एक दोस्त आता है, एक समोसा मांग लेता है, तो उसको दे देता है। और फिर उसका दोस्त दूसरा समोसा मांगता है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि सक्सेसिव समोसे लेने और ज्यादा मुश्किल होंगे उस बच्चे से? और सारे समोसे लेने तो बहुत मुश्किल होंगे। सो लाइक वाइज पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा और मुश्किल है, और जितना ज्यादा निकालोगे उतना मुश्किल बढ़ता जाएगा। फाइन, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जनरल हम बोले हैं कि IEN-1 इज लेस देन IEN, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा।
ओके, लिख लिया सबने? हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। देखो, नंबर ऑफ शेल्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बोल सकते हैं, या फिर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे ऑब्वियसली रेडियस प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड इफेक्टिव के, तो यदि एन ज्यादा है तो रेडियस भी ज्यादा होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा है, सी लास्ट इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा दूर है, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर है तो ऑब्वियसली निकालना कम आसान होगा या मुश्किल होगा? तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो तो कम होगा ना। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यदि साइज छोटा है तो इसका मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। और साइज मतलब बड़ा है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो उससे इलेक्ट्रॉन छीनना आसान है ना। जैसे बच्चे ने समोसे एकदम जकड़ के पकड़ के रखे हैं तो उससे छीनना मुश्किल है, बट चारों तरफ फैला के रखे हैं, इसका मतलब लेस इंटरेस्टेड, तो उससे छीनना रिलेटिवली आसान है। ओके, एवरीवन रिटन? अच्छा, एक चीज होती है, एक चीज ध्यान दो, H माइनस जो है ना, H माइनस, एवरीबडी डू यू नो व्हाट इज H माइनस? हाइड्राइड आयन बोलते हैं इसको। हाइड्राइड आयन की जो साइज है ना वो काफी बड़ी होती है। जस्ट राइट इट डाउन। हेलो? Yeah, it will take time because the questions are, taking time to solve them. So I'll be doing it by the end of the day. I'll complete it. Yesterday I took around 75, I guess. So I'll be able to do the same. Like I'll complete it. Yeah. Yeah, you can add around. I think the speed which I think is comfortable is around 80. You can add 80 questions. Okay. Sorry for the disturbance. कॉल आते ही रहते हैं वैसे। अच्छा, लिख लिया सबने? Sir, I move to the last slide. Everyone done now? Fine. See, yes, so I hope you guys have understood this. अच्छा, एक छोटी सी चीज है जो H माइनस है, इसके बारे में जानते हो? H माइनस एक नया चीज है, जब साइजेस की बात हो रही थी तो मैंने सोचा इसकी बात भी कर लेते हैं। H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन जानते हो ना? हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन नहीं सुना है? जैसे NaH को क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्राइड। हाइड्राइड आयन नाम नहीं सुना? हाइड्राइड नहीं सुना है? ठीक है, अब नहीं सुना है तो कुछ नहीं कर सकता, अभी सुन लो। ठीक है, अभी सुन लिया ना? तो हाइड्राइड आयन की जेड इफेक्टिव देखो कितनी आती है। ये आती है 0.7। तो अब ये जो Z इफेक्टिव है ना बहुत कम है। दिस इज लीस्ट पॉसिबल Z इफेक्टिव, लीस्ट पॉसिबल Z इफेक्टिव फॉर एनी आयन। किसी भी आयन के लिए तुम देखोगे तो इससे कम Z इफेक्टिव किसी का नहीं है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इससे कम Z इफेक्टिव किसी का नहीं है।
इससे कम है क्या किसी का? F माइनस। तो अभी जो साइज होता है ना, साइज जो होता है H माइनस का, वो बहुत बड़ा होता है, और ये कंपेरेबल होता है Br माइनस और I माइनस जैसा। ब्रोमाइड आयोडाइड के जो साइज है ना, उतने बड़े होते हैं ये। रीजन समझ में आ रहा है क्यों? हीलियम तो छोटा है, हीलियम इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। हीलियम का क्या है? हीलियम का क्यों बड़ा होगा? जिसका जेड इफेक्टिव कितना है देखो, 2.7, 1.7 है उसका। वो क्यों छोटा होगा आदित्य? हीलियम क्यों छोटा होगा? सॉरी, हीलियम क्यों बड़ा होगा? वो तो प्रॉपर है ना। तो अब ये जो है ना, साइज बहुत बड़ा होता है, साइज इज एक्सेप्शनली हाई। इनफैक्ट आयोडाइड ब्रोमाइड देखो, ये था ना, फिर बाहर आई, तो यहाँ देखो 2, 3, 4, 5, ये 5 और 4 पीरियड के आयंस के बराबर चला जाता है। और इनफैक्ट H माइनस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझ में आ रहा है? इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट समझ रहे हो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट समझते हो क्या होता है एवरीवन? रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे। एवरीवन, रिड्यूसिंग एजेंट इज एन आयन व्हिच विल रिड्यूस डिफरेंट कंपाउंड्स। तो रिड्यूस करने का मतलब इलेक्ट्रॉन देना होता है, ये सबको पता है ना। रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सी ऑक्सीडेशन लूज इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बांट सकता है, इससे दो इलेक्ट्रॉन संभलता नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देता है, तो जिसको देगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये नाम सुना है तुमने? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये नाम सुना है नहीं सुना? ओके, दिस इज सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। जस्ट अ मिनट। These are common reducing agents. These are common reducing agents. इनको common reducing agent बोलते हैं। तुम्हें पता है नाम, इनको common reducing agent क्यों बोलते हैं? इनको common reducing agent क्यों बोलते हैं पता है? Because देखो होगा क्या, Li plus AlH3 plus H minus. This is LiAlH4. Na plus BH3 plus H minus. This is NaBH4. तो ये दोनों क्या है? दे आर H माइनस डोनर्स। तो जो H माइनस डोनेट करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जो H माइनस देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एवरीबडी इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबडी से यस और नो। तो ये बात हमें याद रखनी है कि H माइनस जो है काफी बड़ा होता है। अरे एक प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा है, बड़ी मुश्किल होती है इसके लिए, तो वो किसी को भी दे देता है, कहता है ले ले ये इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं चाहिए, उससे नहीं संभलता है इसकी। ठीक है, फाइन। तो अभी ये लिख लिया सबने? ओके एवरीबॉडी, सो लेट अस मूव अहेड नाउ। आगे बढ़ जाएं। ओके, पहली चीज हमने सीखी है कि देखो, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है, रेडियस बड़ा होगा, और रेडियस बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बताओ? एवरीबॉडी, रेडियस ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है क्या? जेड इफेक्टिव। तो अब जरा खुद सोचो, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। ये समझ में आ रहा है? अरे क्योंकि अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव क्या होता है कि न्यूक्लियस को कितना प्यार है अपने इलेक्ट्रॉन से, तो वो न्यूक्लियस यदि ज्यादा अच्छे से बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसको निकालना मुश्किल होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा। इज दैट क्लियर?
ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिग्मा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो बताओ स्क्रीनिंग कांस्टेंट यदि ज्यादा है, एवरीबॉडी, यदि स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा है, एवरीबॉडी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट यदि ज्यादा है तो बताओ, यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन को भगाना चाह रहा है ना न्यूक्लियस, किसी तरह से भगाना चाह रहा है, तो आयनाइजेशन तो कम होगा, ये समझ में आ रहा है? अरे शील्डिंग ज्यादा हो रहा है यानी भगाने की कोशिश की जा रही है, तो निकलना उसके लिए आसान है, तो एनर्जी कम लगेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ let us talk about relative stability of half filled and fully filled configurations। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस? देखो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो आयनाइज होते ही नहीं है। हमें पता है ना, नोबल गैस तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, वो स्टेबल है, राइट? तो हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो फुल्ली फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और फिर आता है हाफ फिल्ड। ठीक है, हाफ फिल्ड किसके लिए स्टेबल होगा पता है? पी डी एफ के लिए। एस के लिए हाफ फील्ड स्टेबल नहीं होगा, ये हमने पढ़ा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि उसमें तो एक ही ऑर्बिटल होता है, एक्सचेंज ही नहीं होगा। बट फुल्ली फील्ड सबके स्टेबल होते हैं, एस के, पी के, डी के, एफ के, सबके। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो जब भी हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, तो उनमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डिस्टर्ब दीज कॉन्फ़िगरेशंस, हाई वैल्यूज ऑफ एनर्जीज आर रिक्वायर्ड। तो हाई वैल्यूज of energy is required to disturb the above configurations। okay, now let's come to penetration as well। देखो पेनिट्रेशन का असर पड़ता है क्या? पेनिट्रेशन एस का ज्यादा, पी का, फिर डी का, फिर एफ का, राइट? तो जिसका पेनिट्रेशन ज्यादा हो रहा है उसका आयनाइजेशन क्या होगा बताओ? ज्यादा होगा ना। जो ज्यादा न्यूक्लियस जिसको छोड़ना नहीं चाहता है, उसको खींचने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। सो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये लिख लो सब लोग। एवरीवन डन? ओके, पेनिट्रेशन क्या होता है ध्रुविल? ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, हमने ग्राफ बनाया था, याद है? जैसे हमने 3s 3p 3d कंपेयर किया होगा, तुम्हें याद होगा। तो 3s के एंटी नोड न्यूक्लियस के ज्यादा करीब थे, 3p के एंटी नोड थोड़े दूर थे, और 3d के सबसे दूर थे। तो यदि सेम शेल की बात करें 3s 3p और 3d, तो 3s के एंटी नोड ज्यादा नजदीक आ रहे थे न्यूक्लियस के। ये बात याद होगा तुम्हें ध्रुविल? ध्रुविल ये बात याद आ रही है? तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि सेम शेल में होने के बावजूद 3s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, यानी उसका पेनिट्रेशन ज्यादा हो रहा है। समझ में आया नहीं आया? यही कंसेप्ट है, सबने लिख लिया? ओके, तो अब एक बात बताओ, हमने इतनी चीजें सीखी, तो अब हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड किसके लिए बताओ? फॉर क्या पढ़ा अभी हमने? आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब ये ऑब्वियसली जनरल हम एस और पी ब्लॉक के लिए बोलेंगे, राइट? जनरल ट्रेंड तो हम लोग किसके लिए बोलते हैं बताओ? एस प्लस पी ब्लॉक के लिए बोलते हैं, राइट?
तो अब जरा बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा। ये पीरियड है और ये ग्रुप है। तो एवरीबडी टेल मी, व्हेन यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, व्हेन यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, तो क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। यहाँ पे n कांस्टेंट है और z इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इस तरफ तो बढ़ेगा ना, इस तरफ तो बढ़ेगा। और इधर क्या हो रहा है बताओ, z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है, और रेडियस बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बताओ, I विल डिक्रीज, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, ठीक है, सबको समझ में आया होगा। ओके, राइट इट डाउन देन। ओके, रिटर्न एवरीवन। अच्छा, तो क्या ऊपर वाला ट्रेंड एकदम स्मूथ होगा क्या एवरीवन? वेरिएशन ऑफ ट्रेंड, देखते हैं क्या ऊपर वाला ट्रेंड एकदम स्मूथ है। जैसे सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं। सेकंड पीरियड में क्या आता है, सबसे पहले क्या आएगा बताओ, लिथियम। लिथियम क्या होता है, 1s2 2s1। फिर क्या आएगा, बेरिलियम, 1s2 2s2। फिर बोरॉन, 1s2 2s2 2p1। फिर कार्बन है 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3। देखो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, देखेंगे इसका क्या यूज है। 1s2 2s2 2p4। फिर फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 एंड देन नियोन, है ना। नियोन का क्या होगा बताओ, 1s2 2s2 2p6। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ हमने क्या सीखा था। यहाँ पंगा वहां आ जाएगा जहां पे हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगे। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? एवरीवन, ये बात समझ में आ रहा है, पंगा कहाँ आएगा, जहां पे हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होंगे, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं ना ज्यादा। तो जहां जहां पे हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आएंगे, वहां वहां ट्रेंड्स चेंज हो जाएंगे। एवरीवन, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि कैसा ट्रेंड आता है। सी, जरा हम समझते हैं कि कहां कहां पे आता है पंगा। तो देखो, लिथियम का कम होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा, ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी, लिथियम का कम होगा और बेरिलियम का ज्यादा होगा, ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट other things like लेट्स से बोरॉन की बात करते हैं। तो बोरॉन का और बेरिलियम में आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा एवरीबॉडी, कोई आइडिया है? यदि हम रेडियस प्लॉट करते हैं, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का वर्सेस एटॉमिक नंबर, किसके लिए, सेकेंड पीरियड के लिए, चलो थर्ड के लिए भी ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे कम होगा लिथियम का, उससे ज्यादा होगा बेरिलियम का, और बोरॉन का क्या तुम्हें लगता है कैसा होगा बताओ एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, बोरॉन का कम होगा या ज्यादा? बोरॉन का कम होगा, लिथियम से ज्यादा है बट बेरिलियम से कम। समझ में आया क्यों? क्योंकि इसका फुल्ली फिल्ड है,
फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल दिख रहा है तुम्हें? फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल तो देखना पड़ेगा ना हमें। तो अब बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा और बोरॉन का कम होगा। फिर देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट क्या आएगा ट्रेंड? नेक्स्ट ट्रेंड आ जाएगा तुम्हारा कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंड आ जाएगा कार्बन, लेकिन ये इससे ऊपर रहेगा। और कार्बन के बाद नेक्स्ट ट्रेंड क्या आएगा बताओ एवरीवन? कार्बन के बाद फिर नाइट्रोजन, देखो यहाँ फुल हाफ फिल्ड, तो फिर पंगा, नाइट्रोजन एकदम ऊपर। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर ऑक्सीजन, और फिर सबसे ऊपर, फिर ऊपर जाएगा कौन? फ्लोरीन, और सबसे ऊपर नियॉन। समझ में आ रहा है क्यों? ये दोनों अलग अलग, देखो ये दोनों फुल्ली फिल्ड, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। ये फुल्ली फिल्ड एस है, और इसका क्या है? ये हाफ फिल्ड 2p है। ये 2s फुल्ली फिल्ड है इसका, और इसका 2p क्या है? हाफ फिल्ड है। तो इस तरह से ये जनरेट करता है। एवरीवन, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये ट्रेंड आएगा। यहाँ देखो ये ज्यादा हो रहा है और ये ज्यादा हो रहा है, बिकॉज उनका फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाला पंगा है। हाँ, पीक्स मिलेंगे फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड। वो मतलब जो नॉर्मल ट्रेंड है ना, उससे ऊपर चले जाते हैं ये नॉर्मल ट्रेंड से ऊपर चले जाते हैं। एवरीबॉडी रिटन? ओके ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के लिए तो कुछ वैसा ही होगा ना। सोडियम मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, राइट? समझ में आ रहा है ये? एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर आर्गन। समझ में आया? फिर यहाँ पे फास्फोरस पे और ये यहाँ पे पंगा आ गया, क्योंकि इनका फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो वैसे ही चलेगा ये भी। एवरीवन डन? अब क्वेश्चन है एक, कंपेयर फर्स्ट टू आयनाइजेशन एनर्जीज of nitrogen, oxygen and fluorine. Question है, compare first two ionization energies of nitrogen, oxygen and fluorine. Everyone done? तो अब देखो, पहला तो हम बता ही सकते हैं, पहले में तो अपने को कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। पहला तो हम समझते ही हैं, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p3। तो IE1 तो सब लोग जानते हैं, ये ऑर्डर होगा, राइट? एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी से यस और नो। एन का ज्यादा किससे है? एन का ज्यादा किससे है बताओ? ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी।
जस्ट अ मिनट, सॉरी, दिस इज द ट्रेंड। ठीक है, ये ट्रेंड है, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है एवरीवन, क्लियर? आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे है ना, कुछ बोलो यार। ठीक है, एफ नाइट्रोजन हाफ फील्ड है ना, इसलिए थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, दिस इज हाफ फील्ड। ओके, अब हमें IE2 कंपेयर करना है, तो हम लिखेंगे F प्लस, लिखेंगे O प्लस, ठीक है, हम लिखेंगे N प्लस। अब देखो ये हाफ फील्ड है ना इस बार, तो एवरीबॉडी इस बार ये हाफ फील्ड है, तो IE2 किसका ज्यादा होगा सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन का। ये समझ में आया सबका? समझ में आया नहीं आया? पहले F नहीं आएगा श्रेयस, क्योंकि इस बार ऑक्सीजन हाफ फील्ड हो गया ना, तो इस बार पिक पकड़ लेगा ऑक्सीजन। एवरीवन डन? ओके, स्क्रॉल कर दूं, नीचे कर दूं अब? अरे तो ग्राफ में F ज्यादा था, क्योंकि F का पार्थ बोल रहा है नहीं समझे। पार्थ क्यों नहीं समझे, क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? पहला ट्रेंड तो हमने यही रखा है ना। अभी क्या होता है, तुम जरा ग्राफ देखने की कोशिश करो। ग्राफ में क्या हो रहा है, जिसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड, वो नॉर्मल से ऊपर जा रहा है, बट अपने ये वाला जैसे नाइट्रोजन ऊपर गया, बट फ्लोरीन से नीचे ही रहेगा, राइट? जैसे नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से ज्यादा हो गया, बट फ्लोरीन से नीचे ही रहेगा, तो यहाँ भी वही ट्रेंड रहता है। एक एलिमेंट के लिए चलता है, दो के लिए नहीं। पार्थ तुम्हें क्या नहीं समझ में आया, बताओ? पार्थ तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? ऑर्डर कौन सा, पहला या सेकंड? पहला एनाइजेशन एनर्जी या सेकंड? सेकंड। अरे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमको ये समझना चाहिए कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तुम्हें, तो तुम इसका कंपेयर करोगे ना, O प्लस N प्लस F प्लस। पार्थ, इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब जरा समझने की कोशिश करो कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इस बार किसका है? O का। तो अब ये जो नॉर्मल ग्राफ बनेगा, इसमें ये इससे इमीडिएट जो उसका आगे वाला उसके ऊपर चला जाएगा, तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर नाउ? अब क्वेश्चन है, कंपेयर फर्स्ट टू आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ, एक काम करता हूँ, मैग्नीशियम नहीं देता हूँ तुम्हें, मैं देता हूँ क्रोमियम एंड मैंगनीज। यहाँ भी हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s1 3d5, मैंगनीज का होता है 4s2 3d5। तो IE1 किसका ज्यादा होगा? देखो ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, और यहाँ ये फुल्ली फिल्ड है, तो IE1 किसका ज्यादा होगा एवरीबॉडी? समझ में आया नहीं आया? पार्थ, इज दैट क्लियर? अब देखो ये क्या है, अब ये 3d5 हो गया, और Mn प्लस क्या रह गया, तो अब ये हाफ फील्ड हो गया।
तो IE2 का ऑर्डर क्या होगा बताओ, समझ में आया? जस्ट मिनट, एक सेकंड। पार्थ, इज दैट क्लियर नाउ? ध्रुविल सर्किट नहीं समझे। देखो ध्रुविल, यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन तो लास्ट 4s से निकलेगा, तो 4s का तो हाफ फील्ड कोई मतलब नहीं होता, बट इसका 3d से निकलेगा, तो 3d हाफ फील्ड है ना, तो ये ज्यादा होगा। ध्रुविल समझ में आया, अभी नहीं आया? पहले में mn हाफ फील्ड नहीं, mn फुल्ली फील्ड है। सुमति, पहला इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे वो तो 4s से निकलेगा ना, 3d से थोड़ी निकलेगा। अरे जब mn से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकलता है सुमति एंड भावेश? mn से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकलेगा? 4s से। तो 4s क्या है, हाफ फील्ड है फुल फील्ड है? सुमति एंड भावेश, टेल मी। ये फुल्ली फील्ड है ना, इसलिए फुल्ली फील्ड हुआ। सुमति, इज दैट क्लियर? सुमति, सोनाली, ओके फाइन। एवरीवन रिटर्न? तो ये बताओ फिर, कंपेयर फर्स्ट टू आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ, किसका बोले हैं, हाँ, कंपेयर फर्स्ट टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड जिंक। चलो करो तो इसको। पहला किसका है, जिंक, और दूसरा? तो IE1 किसका होगा एवरीबॉडी? IE1 किसका होगा एवरीबॉडी, टेल मी। IE1 देखो, ये फुल्ली फील्ड है, ये फुल्ली फील्ड, समझ में आ गया होगा तुम्हें? देखो अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये यहां से निकलेगा और इस बार इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो सेकंड किसका होगा एवरीबॉडी? सेकंड कहां से किसका ज्यादा होगा? कॉपर का। ये सबको समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? अच्छा देखो, कई बार ऐसे लिखा जाता है, यदि तुमसे पूछा IE1 ऑफ Cu2+, तो एक्चुअली ये IE2 Cu का हुआ, ये समझ में आ रहा है? जब हम लिखते हैं IE1 ऑफ Cu फुल्ली फील्ड है, ये समझ में आ रहा है? जब तुमसे पूछा IE1 ऑफ Cu2+ इज IE2 ऑफ Cu, तो जब हम IE2 लिख रहे हैं ना, तो हमको Cu ही लिखना चाहिए। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हो तुम लोग। जब हम IE2 लिख रहे हैं ना, तो हमको एलिमेंट ही लिखना चाहिए, क्योंकि वो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है। जब हम IE1O+ का लिख रहे हैं, तो कर लो इस तरह से। समझ में आया मैंने क्या बोला?
इज दैट क्लियर? Na+ का पहला आयनाइजेशन एक्चुअली सोडियम का दूसरा आयनाइजेशन हुआ ना, तो ये कन्वेंशन ऐसा ही है। तो इसको Ie2 जब हम लिख रहे हैं तो हमको Cu लिखना चाहिए, ना कि Cu+। ओके, आगे बढ़ जाएं एवरीवन। तो अभी देखते हैं एप्लीकेशंस। यदि हमें आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू पता है तो उसका कुछ यूज है क्या हमारे पास? एवरीबॉडी, यदि हमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज पता है तो उसका कोई यूज है हमारे पास? देखो इसका यूज क्या क्या है हमें। यदि आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, बहुत कम है, तो वो एलिमेंट मेटल होगा, ऐसा बोल सकते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एवरीबॉडी, यदि आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो हम ऐसा बोल सकते हैं मेटल है, टेंडेंसी गेन लूज करने का है। और यदि आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है। और यदि आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी हाई, इसका मतलब क्या है? नोबल गैस, देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? ये बहुत बहुत ज्यादा है तो नोबल गैस, इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। ओके, तो हम पता कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से कि गिवन एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, या नहीं, कैसा है। ठीक है, ओके। तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी से ये भी पता चल जाएगा कि वो कंपाउंड किस तरह के बॉन्ड बनाता है। यदि बहुत कम है तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और बहुत ज्यादा है तो नहीं बनाएगा, राइट? तो हम उसकी बॉन्डिंग भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जान करके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड predict the valency of the given element. Just it can be used to predict the valency of a given element. इसका मतलब समझ में आ रहा है? वैलेंसी कैसे प्रिडिक्ट करोगे? मान लो ऐसा कुछ दिया है, फॉर अ गिवन एलिमेंट, मान लो फॉर अ गिवन एलिमेंट तुम्हें कुछ इस तरह से दिया है, IE1 is 10 electron volt, IE2 is 13 electron volt, IE3 is 13 into 10 की power 9 electron volt, IE4 is 13 into 10 की power 8 electron volt. Predict the valency. क्या होगा एवरीबॉडी? 2 होगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई खास तकलीफ नहीं किया, बट तीसरे इलेक्ट्रॉन को ये देना ही नहीं चाहता। 13 into 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गया, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। तीसरा इलेक्ट्रॉन पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंच गया, राइट? तीसरे इलेक्ट्रॉन पे नोबल गैस पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब तीसरा नहीं निकलने दे रहा है। तो वैलेंसी क्या हुआ एवरीबॉडी? तो वैलेंसी हो गया 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है ये, तीसरा तो नहीं दे रहा। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, हाउ टू डिफाइन प्लस और माइनस? मतलब प्लस और माइनस तो आदित्य नहीं डिफाइन कर सकते इसमें। बहुत ज्यादा है तो बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, प्लस माइनस नहीं, नॉर्मली मेटल के लिए ही बता सकते हैं। आयुष, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या नहीं समझ में आया? हाउ वी गॉट 2? अच्छा, मान लो तुम एक बच्चे से
कुछ लेने के लिए, चॉकलेट लेने के लिए गए, तुमने पहला चॉकलेट मांगा, उसने दे दिया। दूसरा चॉकलेट मांगा तो उसने दूसरा भी दे दिया। तीसरा चॉकलेट मांगा तुमने, तो उसने तुम्हें पटक दिया और 2 मुक्के मार दिए। तो अब बताओ उसको कितने चॉकलेट देने की टेंडेंसी है? तीसरा चॉकलेट लेने के लिए तुम्हें आर्मी बुलानी पड़ गई। तो उसकी कितने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हुई बताओ? 2 ना। सो लाइक वाइज आई होप यू अंडरस्टूड कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उसके बाद तो दे ही नहीं रहा है। उसके बाद ये मार काट के उतर गया कि अब तो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, तो इसकी कितने देने की टेंडेंसी हुई? तो लाइक वाइज यू कैन अंडरस्टैंड दैट। फाइन, आगे बढ़ सकते हैं हम। ओके, देखो ट्रेंड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई ट्रेंड होता है क्या एवरीबॉडी? डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई ट्रेंड होता है क्या? देखो वहां पे तो सीधा सा है, आयनाइजेशन एनर्जी विल फॉलो जेड इफेक्टिव। ऑल्दो देयर इज नो स्टेडी ट्रेंड बट इट ऑलवेज फॉलोज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जहां ज्यादा होगा वहां पे रेडियस क्या होगा बताओ? रेडियस कम होगा और ये उसका ही ट्रेंड फॉलो करेगा। ये समझ में आ रहा है? जेड इफेक्टिव का ट्रेंड यही होता है ना? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये अप्रोक्सीमेट ट्रेंड हम लोग याद रखेंगे कि मिडिल ऑफ 3D सीरीज में ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि वहां पे जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है। वहां पे जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है तो वहीं पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होगी। तो ये देखो हमने कवर किया आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में किसी को डाउट है? ओके, आगे बढ़ सकते हैं नया टॉपिक पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चालू कर सकते हैं। ओके, देखो हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलो या फिर बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सी व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिफाइन करते हैं पहले। ये दोनों सेम चीज नहीं है वैसे। लेट अस डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में एनर्जी रिलीज नहीं होता है संजीवनी, इट इज एनर्जी एक्सचेंज्ड। ओके, एनर्जी रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए होता है। तो देखो क्या है, it is the energy exchanged, it is the energy exchanged when an isolated neutral gaseous atom
neutral gaseous atom in the ground state accepts an electron and becomes ion. Becomes ion मतलब अनायन. यहां पे भी देखो हमने वो वापस टर्म्स डाल दिए. कौन से टर्म्स? आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, ग्राउंड स्टेट. तो वो सब तो समझ में आ गया हो ना कि वो सारे टर्म्स हम क्यों डाल रहे हैं फिर से. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? वो सारे टर्म्स हम क्यों डाल रहे हैं समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर एटम के लिए डिफाइन होता है और वो इंडिपेंडेंट स्टेट में रहना चाहिए. देखो क्या है कि मान लो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, दिस इज एनर्जी एंड लेट्स से दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है. तो अब एक एलिमेंट है ए, गैस, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ए माइनस गैस, ठीक है. तो अब इस केस में जो एनर्जी जो है डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन लिखते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इंथैल्पी इज एच एंड डेल्टा मतलब चेंज और ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन. तो वो क्या है? एनर्जी ऑफ ए माइनस गैस माइनस एनर्जी ऑफ ए गैस. तो ये नेगेटिव आएगा, राइट? इसका मतलब समझ में आया? सो दिस इज एक्सोथर्मिक. किसके लिए एक्सोथर्मिक होगा बताओ? फॉर नॉन मेटल. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एक्सोथर्मिक नॉन मेटल. अब जैसे मान लो हम लोग नॉन वेज खिला रहे हैं, तो नॉन वेज जैसे मीट का लोग सारे जानवर तो नहीं खाते. तो कुत्ते को खिलाओगे, शेर को खिलाओगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है. बट कोई जो वेजिटेरियन जानवर है उसको खिलाओगे तो क्या होगा बताओ? अरे इलेक्ट्रॉन देना है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन देने में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? एक्सोथर्मिक कैसे? ओके ठीक है, विल टेक अप केसेस. वही समझा रहा था मैं. मान लो तुम्हें लेट से कुछ खिलाना है, नॉनवेज आइटम खिलाना है. नॉनवेज जैसे जानवर होते हैं ना, जैसे कुत्ते हो गए, शेर हो गए, उनको खिलाना है. तो उस प्रोसेस में आसानी से खा जाएंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी. तुम यदि नॉनवेज आइटम कुत्ते को खिलाते हो, शेर को खिलाते हो, तो उस प्रोसेस में तुम्हें बड़ी आसानी होगी. बट यदि तुम वही नॉनवेज आइटम किसी लेट से वेजिटेरियन जानवर को खिलाते हो तो वो खाएगा क्या? एवरीबॉडी, वो खाएगा या नहीं खाएगा? या फिर तुम खाना खिला रहे हो और एक इंसान भूखा है तो उसको खिलाना आसान है, या दूसरा इंसान जिसने पूरा गर्दन तक ठूसा हुआ है उसको खिलाना आसान है? तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, तो उनको खिलाओगे खाना तो वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी. अब जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि जो पूरा गले तक ठूसा हुआ है वो उल्टी करने वाला है और तुम उसको और खिलाना चाहते हो, तो उसको खिलाना आसान होगा क्या? तो उसको खिलाने के लिए तो तुम्हें जबरदस्ती करना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्सोथर्मिक किसके लिए होगी बताओ? जो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है वही इलेक्ट्रॉन लेके खुश रहेगा ना, नॉन मेटल के लिए, ठीक है. तो इट इज एक्सोथर्मिक फॉर नॉन मेटल्स, ठीक है. इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर पता चल जाता है यदि इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो गया. अरे मान लो तुमने किसी को खाना ऑफर किया और वो लेके खुश हो गया, इसका मतलब ही वाज हंग्री, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? अरे बोलो. और मान लो तुमने खाना मतलब उसको ऑफर किया बट वो नहीं लिया, उल्टा तुम्हें जबरदस्ती करना पड़ा, उसके मुंह में ठूसना पड़ा, जोर जबरदस्ती करनी पड़ी, मतलब क्या था? भूखा नहीं था. फाइन. So it is exothermic for non-metals and it is, let's say, endothermic और जीरो, मतलब जीरो भी हो सकता है.
फॉर किसके लिए? मेटल्स और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस और मेटल्स के लिए नॉर्मली ये खैर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही होता है, बिकॉज उनको इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इच्छा नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? दोनों में कोई अंतर है या दोनों सेम ही चीज है? एफिनिटी समझते हो एवरीबॉडी? व्हाट इज एफिनिटी? नहीं, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? लत लग जाना, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन को लेट्स से उसको इलेक्ट्रॉन लेने की आदत है, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट? अ काइंड ऑफ टेंडेंसी यू कैन से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ रिलेटिव टेंडेंसी। खैर इसको हम डिफाइन करते हैं, ये कैसे होता है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an isolated neutral gaseous atom in the ground state accepts an electron and forms an ion। तो अंतर दिख रहा है तुम्हें? यहाँ एनर्जी रिलीज यूज कर दिया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इट इज मॉड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं दिखाते। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये नेगेटिव हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन का अंतर है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? नॉर्मली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है किसके लिए डिफाइन करेंगे बताओ? नॉर्मली ये टर्म किसके लिए डिफाइन करते हैं एवरीबॉडी? नॉन मेटल्स के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? तो नॉर्मली इनकी ही बात होती है। नॉर्मली इट इज डिफाइंड फॉर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे एवरीबॉडी? नॉन मेटल्स की बात करेंगे, राइट? ओके, एनर्जी रिलीज्ड है, तो एनर्जी रिलीज का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज में कोई साइन कन्वेंशन थोड़ी होता है श्रेयस। एनर्जी रिलीज का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी दोनों अलग अलग चीज है ना। एनर्जी नेगेटिव है इसीलिए रिलीज हो रहा है। इज दैट क्लियर श्रेयस? एनर्जी नेगेटिव का मतलब यही है ना कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यदि एक्सचेंज नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ? गेन नहीं, लॉस हुआ। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यदि नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी का रिलीज हो रहा है। तो वहां एक्सचेंज डिफाइन किया है और यहाँ रिलीज डिफाइन किया है। तो मतलब रिटर्न
ओके, नाउ कमिंग टू, सी, नाउ कमिंग टू, देखो क्या है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो देखो ऑब्वियसली हम ये नॉन मेटल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, हम ये मेटल के लिए डिफाइन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं। तो अब ये बनाया ए माइनस गैस, सो दिस इज EA1। अब ये बताओ ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा ना नॉन मेटल के लिए, एवरीबॉडी। अब ये बताओ ये वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या नहीं होगा? दिस विल बी एंडोथर्मिक। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? ये समझ में आया दूसरा प्रोसेस एंडोथर्मिक क्यों होगा? ओके, नहीं समझे? अरे क्योंकि ये अनायन है, दिस इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, पहले ये न्यूट्रल था, अब ये अनायन है। तो अनायन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये रिपेल करेगा, समझ में आ रहा है? अनायन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये रिपेल करेगा। ये सारे एंडोथर्मिक होंगे, ठीक है, ओनली मेटल के लिए नहीं, नॉन मेटल के लिए ही बात कर रहे हैं। ओनली EA1 इज एक्सोथर्मिक, EA2, EA3 ऑनवर्ड्स ये सारे के सारे एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक होंगे। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुम अनायन को दोगे ना तो रिपल्शन होता ही है। तुम एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास नेगेटिव ला रहे हो तो रिपेल करेगा ना। तो नॉन मेटल के लिए भी पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही एक्सोथर्मिक होता है, बाकी सारे एंडोथर्मिक ही होते हैं। एवरीवन रिटन? ओके, ये सब ध्रुवीय एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा मैंने तुम्हें बताया, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर नॉन मेटल्स। जब कोई एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो दूसरे लेने की बात ही क्यों होगी? जब एक ही नहीं ले रहा है तो दो कैसे ले लेगा वो? तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी ही बात कर रहे हैं, तो हम नॉन मेटल्स की ही बात करेंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। जो इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं हम उनके लिए सेकंड थर्ड क्यों बोलेंगे? ठीक है। नाउ कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब तुम लोग खुद ही सोचो क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी बताओ? एवरीबॉडी, एटॉमिक रेडियस एंड जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगी। एवरीबॉडी, एटॉमिक रेडियस और जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगी क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा यदि रेडियस कम है, ये समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, सॉरी ज्यादा होगा जब जेड इफेक्टिव ज्यादा है। ये समझ में आया नहीं आया? अरे लास्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ज्यादा मिल रहा है तभी तो और आएगा तो उसको भी अट्रैक्शन मिलेगा। और यदि रेडियस बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो अपना उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है उसको काफी दूर रखा है, तो जो इनकमिंग एक्स्ट्रा आएगा उसको तो और दूर रखेगा ना। तो जो अपने इलेक्ट्रॉनों को करीब रखता है उन्हीं को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका ही ज्यादा होगा। तो सेकेंड पीरियड में नोबल गैस छोड़ दो, सबसे छोटा रेडियस किसका होता है बताओ? एफ का, तो उसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है।
ओके ओके, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है भाई, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस? एवरीबॉडी, मान लो तुम्हें पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है फुल्ली फिल्ड सबसे ज्यादा, फिर हाफ फिल्ड, ठीक है ना? तो अब जिसका फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या? वो तो ऑलरेडी स्टेबल है ना, तो वो नहीं लेगा। तो वहां पे पंगा हो जाएगा, वहां पे एक्सेप्शनल आ जाएंगे, जैसे पिछले बार आयनाइजेशन में आ रहा था। अरे इलेक्ट्रॉन लेते ही इसलिए है ताकि हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड या फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस अक्वायर किया जा सके। तो यदि ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नॉन मेटल्स में भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसको लिख लीजिए। श्रेयस विल टॉक अबाउट इट, थोड़ा रुक जाओ। एवरीवन रिटन? ओके, नाउ कमिंग टू पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या लगता है तुम्हें? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? एवरीबॉडी पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बताओ। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना इधर, और रेडियस छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए बताओ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, और नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल क्या? डिक्रीज। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये ग्रुप की बात हो रही है और ये पीरियड की बात हो रही है। हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सिद्धांत लिख लिया? सिद्धांत डन? ओके, ठीक है। अभी देखो ये ट्रेंड स्मूथ नहीं होता है। लेट अस टॉक अबाउट पीरियड टू। पीरियड टू में देखो फिर से क्या है, देखो मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, तो हम कंपेयर करेंगे बोरॉन से, ठीक है ना? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और ऑब्वियसली नोबल गैस भी लेता नहीं इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे भी सारी बातें नहीं कर लेंगे, यहाँ पे भी सेकंड पीरियड में इनकी ही बात होगी। समझ में आ रहा है सिर्फ इनकी ही बात क्यों कर रहे हैं? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बाकी लेते ही नहीं है, तो बाकी की बात क्यों करें? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इनकी ही है, बाकी नहीं लेते इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4,
1s2 2s2 2p5। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आयन जो बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हाफ फिल्ड हो रहा है? यहाँ पे देखो इसका नेगेटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p2, यहाँ पे होगा 1s2 2s2, जस्ट अ मिनट, 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके हाफ फिल्ड हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। और नाइट्रोजन का तो यहाँ पर हाफ फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? नाइट्रोजन का तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो पहले था वो बेकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा? यहाँ पे तो हाफ फील्ड डिस्टर्ब्ड है ना, यहाँ पे हाफ फील्ड इज डिस्टर्ब्ड। तो अब इसके हिसाब से ट्रेंड चलेगा, ये समझ में आ रहा है? Everybody, is that clear or not? अब देखो यदि हम ट्रेंड बताएं इसमें, ट्रेंड बताएं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो वैसे ही चलेगा, सबसे कम बोरॉन का, फिर कार्बन का नाइट्रोजन से ज्यादा होगा, ये समझ में आया क्यों? एवरीबॉडी, कार्बन का नाइट्रोजन से ज्यादा होगा, समझ में आया क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। ठीक है एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्या होगा बताओ, नेक्स्ट एवरीबॉडी? इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? ऑक्सीजन और फ्लोरीन का ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सिमिलरली पीरियड 2 में के बाद पीरियड 3 की बोले तो समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, तो देखो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। आज के क्लास में किसी को डाउट है तो बताइए, आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? इनऑर्गेनिकली तुम बुक सॉल्व करते हो तो वीके जायसवाल करके एक बुक आती है, वीके जायसवाल। जैसे प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुमने एनओएसटी लिया है ना, वैसे ही प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वीके जायसवाल आता है। डी और एफ में सुमति स्क्रीनिंग इसलिए कम होता है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ लोब्स ज्यादा होते हैं। सुमति, इज दैट क्लियर? वहां पे नंबर ऑफ लोब्स ज्यादा होते हैं, तो जितने ज्यादा लोब होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाता है। सुमति, इज दैट क्लियर? और सेपरेट होने से रिपल्शन ऑब्वियसली कम होगा, तो रिपल्शन कम होगा इसलिए स्क्रीनिंग जो है वो कम होता है। थ्योरी के लिए कर सकते हो श्रीहरि, यू कैन रेफर जेडीली फॉर थ्योरी। उसका एक इंडियन वर्जन आता है दैट इज कॉल्ड सुदर्शन गुहा, यू कैन यूज दैट फॉर थ्योरी। एलआई और बीई में किसका ज्यादा होगा? व्हाट आर यू आस्किंग श्रेयस? क्या क्या ज्यादा होगा किसका? ईए ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा, एलआई का ज्यादा होगा, क्योंकि बीई का फुल्ली फिल्ड एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट है? वीके जायसवाल ले सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी भी पढ़ते रहना है आपको थ्योरी के लिए। और किसी को कोई डाउट है? ओके फाइन, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।